हेलो मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आप सभी को बता दूं तो मैं आप सभी के लिए एक वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं जो हिंदी का रहने वाला है। और आप लोगों को बता दूं तो 801 ए क्वेश्चन पेपर जो आपका आने वाला है, बिल्कुल इसी तरीके से उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्या पता आपके स्कूल में यही क्वेश्चन पेपर आ जाए। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2025 में। ठीक है, तो 2025 का ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको ऊपर अनुक्रमांक लिखना होगा, फिर से नाम लिखना होगा अपना। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद से आपको बता दें तो ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके पूर्णांक की तो आपका जो पूर्णांक होने वाला है 70 अंक का होने वाला है। 70 में से आपको जितना नंबर का करेंगे उतना नंबर आपको मिल जाएगा। और देखिए, कुछ निर्देश यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में। इसे पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कैसे हमें हल करना है इस प्रश्न पत्र को। पहला देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो पहला जो निर्देश कह रहा है कि 3 घंटा 15 मिनट का जो टाइम मिल रहा है, इसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है अच्छे से। अगर कोई गड़बड़ी है तो आपको अपने शिक्षकों से वहाँ पे संपर्क करना है। सेकंड है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को करना जरूरी है। नेक्स्ट आपके पास है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ में और खंड ब में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, खंड अ में और खंड ब में। ठीक है, चौथा निर्देश आपको मिलेगा कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR सीट में आपको फिल करना होगा। ठीक है, और नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से आपको फिल करना होगा और गोला बनाना होगा, पूर्ण रूप से काला करना होगा उस गोले को। तो OMR सीट भरना आपको पता होगा। ठीक है, तो OMR सीट में बिल्कुल भी आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका आंसर वहाँ पे गलत माना जाएगा। अगर आप सही जगह पे भी फिल कर रहे हैं और पूरी तरह से गोला नहीं बना रहे हैं तो आपको वहाँ से नंबर काट दिए जाएंगे। 5 नंबर है आपके पास इंस्ट्रक्शन में, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR सीट उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। ठीक है, और OMR पर उत्तर आपको किस तरीके से, अगर आप उत्तर दे देते हैं तो ये नहीं कि दूसरा ऑप्शन आपको सही लगे तो उसको काट करके दूसरे वाले को सही कर दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। OMR सीट पर आपको काटना नहीं है और इरेजर का प्रयोग या वाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है। ये बात भी यहाँ पे स्पष्ट लिखी गई है, आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, आगे कुछ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपके लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न के अंक उनके सन्मुख यानी कि उनके सामने दिए जाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न इतने नंबर का है। अगर आप उसे नहीं करते हैं तो उतना नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, अगर आप करते हैं तो उतना नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है आपके पास कि खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड अ की हमने बात की है तो खंड अ में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के यानी 20 अंक के, और खंड ब में आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास खंड ब में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करना है, मतलब कि एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे करते जाना है। ठीक है, ये नहीं कि पहला कर लिए उसके बाद से चौथा कर रहे हैं। ठीक है, अगर लगातार करते हैं तो एग्जामिनर को आसानी होती है कॉपी चेक करने में और इससे एग्जामिनर आपसे खुश भी हो रहता है। ठीक है, इधर उधर करते हैं तो उसे परेशानी होती है, जल्दी कॉपी चेक नहीं कर पाता, इसलिए वो आपका कम नंबर देने के लिए विवश हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आप सभी ने नियम को पढ़ लिया, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो खंड अ से इसकी शुरुआत कर देते हैं। खंड अ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सभी को पता है। और सारे बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के होंगे, एक एक नंबर के होंगे। तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक कौन है? ऑप्शन आप सभी के पास है महावीर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है गिरधर दास, चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी को बता देता हूँ, शुक्ल युग के लेखक इसमें से हैं प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं, केवल मुंशी प्रेमचंद ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि कफन व पूस की रात कहानी के लेखक
हैं। ठीक है, कफन और पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है सूरदर्शन, चौथा ऑप्शन है यशपाल। आप सभी को याद रखना है मुंशी प्रेमचंद ने ही कफन की रचना की थी, यानी पूस की रात भी इन्होंने ही लिखा था। तो मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? तो आप सभी को याद रखना है लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो फोर्थ नंबर इसमें क्वेश्चन है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो रूस में 25 मास की अगर बात की जाएगी तो राहुल सांकृत्यायन का नाम सबसे पहले आएगा, यानी कि इसके रचनाकार जो है राहुल सांकृत्यायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? ठीक है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र यानी प्रभाकर जी, और दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, तीसरा ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी, और चौथा है रामवृक्ष बोनीपुरी। ठीक है, इनमें से पहला ऑप्शन कन्हैया लाल मिश्र, इन्हें प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसे आप लोग सही कर देंगे, अपने OMR शीट में फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा गया है और किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो आप सभी याद रखेंगे मिश्र बंधुओं के द्वारा। किसके द्वारा? मिश्र बंधुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कविदेव की नहीं है? तो रीतिकालीन कविदेव की कृति कौन सी नहीं है इसमें से? तो आप सभी को बताना है। तो देखिए, इसमें बात करें भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, तो ये सभी जो हैं रीतिकालीन कविदेव की कृतियां हैं। लेकिन अगर बात की जाए कवि प्रिया की, तो ये रीतिकालीन कविदेव की कृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि द्विवेदी युग की विशेषता यानी कि इसकी प्रवृत्ति क्या है? ठीक है, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति क्या है? तो इनमें से आप सभी को याद रखना है श्रृंगार एवं प्रेम। ठीक है, इस युग में जो है सबसे ज़्यादा देश प्रेम के बारे में यहाँ पे संबोधित किया गया था। तो यहाँ पे श्रृंगार एवं प्रेम, हालांकि ये ऑप्शन भी इनमें से कोई नहीं, ये हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर भी थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9 नंबर 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? ठीक है, 1943 ईस्वी में जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ इसे किसने किया था? आप सभी को याद रखना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। किसने किया था? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? ठीक, देखिए राम की शक्ति पूजा या कुकुरमुत्ता की बात करें तो इसकी रचना जो है की गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा, जिसे हम निराला जी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। यहाँ से हमारे पास व्याकरण और जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं यहाँ से शुरू होते हैं, यानी कि छंद, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल नबाका होए। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि ये जो पंक्ति लिखी गई है ना, ये किस रस में है, ये किस रस में लिखी गई है? बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो ये जो कविता है ना, ये जो लिखी गई है, ये हास्य रस में लिखी गई है। देख करके गंजे, गंजे मतलब हास्य रस, मतलब किसी पे हास्य उड़ाया जा रहा है, तो हास्य रस में ये कविता लिखी गई है। तो ये हास्य रस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि उस काल मारे क्रोध के, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कौन सा अलंकार है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को याद रखना है, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। आप सभी को सभी अलंकार के 2-3 आपको एग्जाम्पल, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो तो याद होने ही चाहिए। इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, तो जरूर से जरूर सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13 नंबर है कि नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सोमम ऊर्धाम
सदा क्षीर सागर शयन, ये पंक्ति जो है ना किस छंद में है, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है? आप सभी को याद रखना है, इस पंक्ति में सोठा छंद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोठा छंद की बात करें तो इसके विषम चरणों में, विषम चरणों का मतलब है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? 11-11 मात्राएं। और जो सम चरण होते हैं यानी कि दूसरे और चौथे चरण, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आप सभी को इसकी डिफिनीशन पता होगी, तो किसी भी एग्जाम्पल को देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा छंद उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए यहाँ पे पहला आपको दिया गया है अनुकरण, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है अनुतीर्ण और चौथा ऑप्शन है अनुवाद। इनमें सब में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो चूंकि इस प्रश्न पत्र में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत ही नहीं है। तो हालांकि यहाँ पे हम निशान नहीं लगा सकते, कुछ और बना दें अगर इसको, ठीक है, पहले वाले को, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस सब में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास है। यानी कि नीलकंठ की बात करें या त्रिनेत्र की बात करें या चतुर्भुज की बात करें, इन तीनों पदों में कौन सा समास है ये हमें बताना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीलकंठ जो है बहुब्रीहि समास है। तो ये अगर बहुब्रीहि है तो सब में पूछा है, तो ये सब में जो है यानी कि त्रिनेत्र और चतुर्भुज में भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल प्रश्न है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, इसमें नहीं है की बात किया है। आप ये नहीं कि जलद पयोद तो है बादल का पर्याय, नीरद तो या तो बादल है तो ये बादल पे लगा दें, नहीं, ऐसा नहीं, इसमें नहीं है की बात किया है। तो आप सभी को याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी में जो जलज और पंकज है ना, ये किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। तो इसलिए ये जो है बादल के पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है युष्मद। युष्मद का मतलब होता है तुम, सर्वनाम, ये एक सर्वनाम है, तुम तो सर्वनाम ही होता है। शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो तुम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पे बोला जाता है, ये सर्वनाम है और इसे संस्कृत में युष्मद बोलते हैं। तो युष्मद का जो है तृतीय विभक्ति में एक वचन क्या होगा ये हमें बताना है। तो आप सभी को याद रखना है त्वया होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंधी आई और हम घर भागने लगे। आंधी आई और हम घर भागने लगे, तो रचना के आधार पर ये वाक्य जो है किस प्रकार का है? तो आप सभी को याद रखना है मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 19 नंबर, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। यानी कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं? आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में वॉइस, ठीक है, वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही चीज़ यहाँ पे है। इसको हिंदी में वाच्य कहा जाता है वॉइस को, ठीक है। तो ये कौन सा वाच्य है ये हमें बताना है। तो महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति संदेश दिया, ये एक भावना है, तो भाव वाच्य होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अंतिम प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न का। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। तो इसमें अचानक जो है ना, ये क्या है? अचानक चला गया, तो अचानक क्या बता रहा है? क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या, अब नेक्स्ट हम खंड की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट खंड आपका आने वाला है वर्णात्मक प्रश्नों का। तो नेक्स्ट खंड आपका आने वाला है वर्णात्मक प्रश्नों का। खंड ब की अब हम बात करेंगे, इसमें वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो खंड है ना, ये 50 नंबर का होने वाला है। अभी तक हमने 20 अंक के प्रश्न कर लिए, आप सभी को याद भी हो गया होगा। 50 अंक के प्रश्नों को चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन पेपर कैसे किस मॉडल के द्वारा तैयार किए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे का प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, हर प्रश्न पत्र में ये ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पास 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपकी किताब के 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक तो ये है और एक अथवा करके नीचे की तरफ दिया जाएगा। देखिए अथवा लिखा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे अथवा लिखा है और अथवा करके नीचे की तरफ आपको एक और यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। तो इन दोनों गद्यांशों में से जिसको भी आपने तैयार किया है,
किसी एक पर, देखिए दोनों गद्यांशों के उत्तर नहीं लिखने, किसी एक पर नीचे आपके प्रश्न भी दिए गए हैं। गद्यांश देने के बाद से, ये टोटल गद्यांश है, ठीक है, और इस गद्यांश के नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और 2 प्रश्न तो कॉमन है, हर साल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न? एक तो पूछा जाएगा गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा प्रश्न होगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब है कि यहाँ पे आपको जो गद्यांश दिया गया है ना, तो आप देखना है कि इसके नीचे अंडरलाइन है, तो इस अंडरलाइन वाले जितने भी शब्द हैं इनका आपको व्याख्या करना होगा। और तीसरा प्रश्न आपसे एक्स्ट्रा पूछा जाएगा जो कि इसी गद्यांश से रिलेटेड होगा, इसी गद्यांश में इस प्रश्न का आंसर होगा। आपको ढूंढ करके आसानी से लिख देना है और इसके लिए आपको जो है बहुत अच्छे अंक यानी कि 6 अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो किसी एक गद्यांश पर ही आपको लिखना है, अथवा करके दिया है तो दूसरे वाले का नहीं लिखना है। तो या तो आप दूसरा वाला लिख रहे हैं तो पहले वाले मत लिखिएगा, पहला वाला लिख रहे हैं तो दूसरा मत लिखिएगा, दोनों में से किसी एक पर ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हमने गद्यांश से आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जिनमें आपके 2 ऑप्शन थे, दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना था। तो इसमें भी आपको क और ख दे करके 2 चीजें दी जाएंगी अथवा करके, ठीक है। देखिए एक तो ये हमारे पास था और ये अथवा करके दूसरा आपके पास ये पद्यांश दिया जाएगा और इन दोनों में से किसी एक पद्यांश के नीचे वाले प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? देखिए पद्यांश के नीचे आपको पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब क्या होता है कि जैसे उस पाठ का नाम लिखना है और उस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी इस पाठ से ली गई हैं और इनके लेखक ये हैं, इसी तरीके से लिखा जाता है, तो इसे संदर्भ कहते हैं और इसके लिए लगभग आपको 2 नंबर मिल जाता है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होगा आपका, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। तो इसमें जो रेखांकित अंश है ना, नीचे अंडरलाइन जो किया गया है, इस अंशों की आपको व्याख्या करनी है, इन वाक्यों की आपको व्याख्या करनी होती है, इनका मतलब लिखना होता है। और तीसरा प्रश्न आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, अलंकार से रिलेटेड हो सकता है, पर्यायवाची से रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो कि इसी से रिलेटेड होगा, कहीं बाहर से नहीं बल्कि इसी में से, जो पद्यांश आपको दिया रहेगा उसी में से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, 2 ऑप्शंस हैं, आपको किसी भी एक को तैयार कर लेना है, जिसमें जो भी आएगा आपको उसी पर लिखना है, ठीक है। जो भी आपको पूरा पूरा तैयार है उसी को आपको लिखना है, दोनों में से आप लोग पसंद चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा आने वाला है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब हमारे पास गद्यांश कर लिए, पद्यांश कर लिए, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि संस्कृत के गद्यांश दिए जा रहे हैं और संस्कृत के गद्यांश में आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब होता है कि उस चैप्टर का नाम बस लिखना है और संस्कृत खंड को बता देना है, और उसके बाद से इसका हिंदी में अनुवाद करना है। जो भी संस्कृत में आपसे जो स्टेटमेंट दी जाएगी, यहाँ पे जैसे कि क करके दिया है और ख करके, यानी इन दोनों में से किसी एक को ही लिखना है। अथवा दिया है ना बीच में, तो ये लिखिए आप, चाहे ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला लिखें, किसी एक को ही लिखना है, ठीक है। तो इसका हिंदी में अनुवाद भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी दोनों में से आपको तैयार होगा उसका अनुवाद लिख दीजिएगा, उसका संदर्भ लिख दीजिएगा, आपको यहाँ से 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ना, वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। अभी हमने संस्कृत के गद्यांश देखे, अब पद्यांश की बात करेगा। पद्यांश में आपको 2 पद्यांश दे देगा अथवा करके, ठीक है, और दोनों में से किसी एक का, चाहे आप ऊपर वाला लिखिए या फिर नीचे वाला लिखिए, ठीक है, किसी एक का ही लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। तो उसका संदर्भ और उसका मतलब यानी कि उसका हिंदी में अनुवाद लिख देना है आपको, बस आपके यहाँ से 6 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो खंडकाव्य की जब बात करेगा ना, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि पूरे खंडकाव्य को नहीं लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे खंडकाव्य दिए जाएंगे, देखिए यहाँ पे क ख ग घ अंग च छ झ, यहाँ ऐसे करके यहाँ पे इतने सारे खंडकाव्य दिए गए हैं, लेकिन आपको सारे खंडकाव्य को नहीं लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो खंडकाव्य होता है ये जिला के अनुसार होता है, यानी कि आपके जिले में कैसा खंडकाव्य आता है, किस खंडकाव्य को तैयार करना है, अपने शिक्षक से पूछ लीजिएगा। अगर आपको शिक्षक नहीं बताते हैं, आपको पता नहीं है कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है, तो अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को कमेंट करके बता दूंगा कि आपका जो खंडकाव्य है कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है। तो इसमें से जैसे अगर देवरिया जिला की बात की जाए तो देवरिया जिला में मेवाड़ मुकुट पूछा जाता है, तो आप सभी को मेवाड़ मुकुट तैयार करना है, ठीक है। तो इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना होगा, चाहे आप मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक के चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए या फिर इसके खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग में लक्ष्मी का सारांश लिखिए। दोनों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है।
तो इस तरीके से आप अपने खंड काव्य को देख लेंगे कि आपके एग्जाम में आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को लिखिए। तो किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय दिया, यहाँ पे बहुत सारे लेखक दिए जाएंगे, किसी एक का जीवन परिचय आपको तैयार होना चाहिए, उसका लिखना है। तो ये 4 लेखक यहाँ पे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पदुमलाल पूनालाल बख्शी और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से जिन भी लेखक का आपका जीवन परिचय याद है, किसी एक का लिख देना है। जैसे राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय अगर आपको तैयार है तो इनका जीवन परिचय आपको लिख देना है अच्छे से। तो यहाँ पे आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड कि कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी रचनाओं को भी लिखना है। तो इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक का, आप मैथिली शरण गुप्त का लिखेंगे तो इन तीनों का नहीं लिखेंगे। अगर इन तीनों में से किसी एक का लिखेंगे तो मैथिली शरण गुप्त और बाकी सब का नहीं लिखेंगे, किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है। तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए और श्लोक ऐसा होना चाहिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, तो आपको एक श्लोक याद कर लेना है, एक ही नहीं बल्कि आप 5 श्लोक याद कर लीजिए। श्लोक याद करने में टाइम नहीं लगता है, 2-2 लाइन का श्लोक होता है, 3-3 लाइन का, आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, और अच्छा भी लगता है पढ़ने में। तो देखिए, जो भी इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है, यानी इस प्रश्न पत्र में संस्कृत के खंड में अगर उसका जिक्र नहीं हुआ है तो उसी आपको श्लोक को लिखना है, जो इसमें मतलब जिसका जिक्र नहीं हुआ है उसी श्लोक को आपको लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा होगा, आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको एक पत्र लिखना है। तो आपको एक पत्र लिखना है यहाँ पे। तो पत्र लेखन में से 2-3 टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से जो यहाँ पे दिया गया है ये तो एग्जाम में आने ही वाला है आपके 2025 में। ठीक है, तो याद जरूर कर लीजिएगा, इस सारे क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन में फंसते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रॉब्लम को आप लोग बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आपके पास मतलब ये आप लिख सकते हैं, या फिर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा अथवा करके, या तो आप इस टॉपिक पे आप पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पर ही पत्र ही लिखना है, दोनों में से किसी एक पर आप पत्र, जिस पर आपको उचित लगे, जिस पर आपको नॉलेज हो, उस पर आप पत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 प्रश्न तो दिए जाएंगे, लेकिन इनमें से किसी 2 ही प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। जैसे आपके पास है चंद्रशेखर क आसित, तो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अगर, तो दूसरा प्रश्न अगर बीरह केन पूजित, तो बीरह बीरेण पूजित। इस तरीके से इसका आंसर, एक एक लाइन का आंसर है इन सब का। ठीक ना, तो 2 प्रश्न का आंसर आपको पता होना चाहिए, इनमें से आपको यहाँ से अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन 4 प्रश्नों में से किसी 2 का ही उत्तर लिखना है, सबका नहीं लिखना है। और अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे निबंध से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कहा जाएगा किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और निबंध के लिए आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 में से किसी एक पर ही आपको निबंध लिखना है, सब पर नहीं लिखना है। तो जैसे आप किसी पर भी, जिस पर भी आपको नॉलेज हो, जैसे कि सांप्रदायिकता एक अभिशाप है, तो इस पर अगर आप लिख देते हैं तो बाकी सब पर नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी सब पर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही निबंध लिखना है। तो इन 5 में से किसी एक पर जो भी आपको अच्छा लगे, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, ये अगर आप लिखना चाहें तो इस पे लिख सकते हैं। तो जिस भी निबंध को आप पाना चाहते हैं, जिस पर भी निबंध आप लोग रोचक निबंध आप पाना चाहते हैं, तो कमेंट में बता दीजिएगा उस टॉपिक को। उस टॉपिक पर मैं एक रोचक निबंध लिख करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा, जिसे लिखने के बाद से एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, बाकी कैसी आपकी प्रॉब्लम है आप सभी लोग लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया और 70 नंबर के अंक यहाँ से आपके मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर को आशा करता हूँ कि आप सभी लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपके 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को भी पता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है वायरल क्वेश्चन पेपर है, और इस क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वायरल क्वेश्चन पेपर हैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो है प्रोवाइड होते रहेंगे। और बाकी सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक पे वीडियोज भी बनाते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज चलाते रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।